मर्केंटिलिस्ट थ्योरी जो है, इट इज अ इकोनॉमिक थ्योरी व्हिच इज गिवन बाय एडम स्मिथ, एंड इन दैट थ्योरी बेसिकली आपका क्या बताते हैं एडम स्मिथ कि लाइक वी हैव टू रिस्ट्रेन द import and we have to increase the export. Why we need to increase the export? That is beneficial for the economy of the country. Country के economy के लिए beneficial है. डोमेस्टिक जो आपके ट्रेडर्स हैं, डोमेस्टिक जो सप्लायर्स हैं, डोमेस्टिक जो बेसिकली आपके प्रोड्यूसर्स हैं प्रोडक्ट के, उनको कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, उनको कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट में हेल्प करेगा. अगर हम कंपटीशन स्टार्टिंग नहीं करने लग जाएंगे, डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर्स जो हैं या डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं सॉरी, जो वो दे आर नॉट एबल टू कम्पीट विद द अदर फॉरेन ट्रेडर्स. So we have to increase the export and we have to decrease the import. Mercantilist theory is a basic mean इसका क्या है that we have to focus on generating the wealth, यानी हमें wealth को बढ़ाना है, हमें इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने नेशनल पावर को कहीं ना कहीं हमें बढ़ाना है. तो इसके लिए कौन सा क्या काम करता है मर्केंटिलिस्ट थ्योरी. मर्केंट जो मर्चेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट के साथ वो काम करते हैं टू रिड्यूस द ट्रेड डिफिसिट. देखो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट एक टर्म होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट आपकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को रेशियो को मेंटेन करता है. यानी एक्सपोर्ट अगर ज्यादा बढ़ने लगा और इंपोर्ट कम होने लगा, इसका मतलब आपके देश में पैसा ज्यादा आ रहा है, आपके देश में वेल्थ ज्यादा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल है. लेकिन जब हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे यानी अपने देश में सामान ज्यादा मंगवाएंगे, तो ऐसे सिचुएशन में आपका ट्रेड डिफिसिट होने का चांस है. ट्रेड सरप्लस कब होगा? जब आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा. ट्रेड डिफिसिट कब होगा? जब आपका इंपोर्ट बढ़ेगा. इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस याद रखना. तो यहाँ पर मर्केंटिलिस्ट थ्योरी कहता है कि हमें ट्रेड सरप्लस करना है, ना कि ट्रेड डेफिसिट. ठीक है, नेशनल ग्रोथ करना है, और इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बेसिकली हमारा एक्सपोर्ट. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एक्सपोर्ट. तो ये कहते हैं मर्केंटिलिस्ट, ये मर्केंटिलिस्ट थ्योरी है. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट. क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर हो गया मर्केंटिलिस्ट थ्योरी क्या होता है? अब आपकी बुक से थोड़ा सा ये टर्म देख लेते हैं, बुक से थोड़ा सा टर्म देख लेते हैं इसको. Basically that holds it is an economic theory that holds the prosperity of the nations and dependent upon the supply of capital, global volume of trade. मतलब global volume of trade, it means that export increase करना. This is the concept of mercantilist theory. The next point is, the next जो theory है that is classical theory. Yes, एक मिनट. Yes, what? Next one is Adam Smith theory of absolute advantage. Absolute advantage का यहाँ पर मतलब क्या है कि एडम स्मिथ कहना चाहते हैं, ये फर्स्ट इकोनॉमिस्ट है. देखो एडम स्मिथ इज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो ही इज एन इकोनॉमिस्ट एंड व्हाट ही इन्वेस्टिगेट, उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेट किया है, ये रेशनल क्या है बेसिकली फॉरेन ट्रेड का, मतलब फॉरेन ट्रेड कैसे होना चाहिए, उसके बिहाइंड रीजन क्या होना चाहिए. तो ये चीज वो बताते हैं, और इसको इन्होंने अपनी एक बुक में बताया, दैट इज वेल्थ ऑफ नेशन. इनका एक बुक है आपके एडम स्मिथ का, वेल्थ ऑफ नेशन. उसमें स्मिथ ने बताया है प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज. ठीक है, अब ये टर्म क्या है? ये इंटरनेशनल ट्रेड को जस्टिफिकेशन का ये टर्म है कि वी कैन यूज द एब्सोल्यूट एडवांटेज बेनिफिट. एब्सोल्यूट एडवांटेज प्रिंसिपल कहता है कि आपको आपकी कंट्री को वही प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहिए, वही कॉमोडिटी को एक्सपोर्ट करना चाहिए जो यू कैन इजिली प्रोड्यूस एट द लोअर कॉस्ट देन अदर नेशन. यानी कि आपको वही प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहिए अपनी कंट्री से दूसरे कंट्री में, जिसको आप कम पैसे में बना सकते हो, यानी प्रोड्यूस कर सकते हो. इसको ध्यान दीजिएगा, इसको मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन. यहाँ देखिए आप कि यहाँ पर ये टर्म है कि मान लीजिए कि अगर आपका कोई मान लीजिए कि आप ना लैपटॉप बना रहे हो, तो लैपटॉप बनाने में आपको लग रहा है लोअर कॉस्ट कंपैरेटिवली. जैसे यहाँ मान लो यूएसए है और यहाँ जापान है. अब जो यूएसए है उसको लैपटॉप बनाने में पैसा बहुत कम खर्च हो रहा है, लेकिन जापान को लैपटॉप बनाने में पैसा हाई लग रहा है, यानी ज्यादा पैसा लग रहा है. तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में यूएस को लैपटॉप क्या करना चाहिए? एक्सपोर्ट करना चाहिए. और जापान को लैपटॉप क्या करना चाहिए? इंपोर्ट करना चाहिए. क्योंकि यहाँ पर यूएस के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है, फायदा है. किसके ऊपर? जापान से उनको बेनिफिट है कि वो सस्ते रेट में आपका जो प्रोडक्ट है वो बना पा रहे हैं. ठीक है, मतलब वो प्रोडक्ट को बना पा रहे हैं सस्ते प्राइस में, कम कॉस्ट में. तो यहाँ पर इसका यही मतलब है. ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें दूसरे प्रोडक्ट की, जस्ट टेक इट एज एग्जांपल ऑफ ऑटोमोबाइल.
मान लीजिए ऑटोमोबाइल यानी कार प्रोडक्शन में जो यूएस है उसका कॉस्ट लग रहा है हाई, यानी उसको प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट लग रहा है हाई, बट वही इन द केस ऑफ जापान दे आर प्रोड्यूसिंग ऑटोमोबाइल इन लोअर कॉस्ट. व्हाट डज इट मीन? दैट यूएस के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है लैपटॉप के केस में कंपैरेटिवली टू जापान, और जापान के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज या बेनिफिट है कंपैरेटिवली टू यूएस इन द केस ऑफ ऑटोमोबाइल. तो जो प्रोडक्ट को बनाने में आपका स्पेशलाइजेशन है, जो प्रोडक्ट को बनाने में आपका कॉस्ट जो है वो लो पड़ रहा है, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, आप जो आप प्रोडक्ट है उसको इजिली एक्सपोर्ट कर सकते हो. लेकिन एक्सपोर्ट वही प्रोडक्ट कीजिए जिस प्रोडक्ट को बनाने में आपका कम पैसा लगता हो. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है, अब यहाँ पर आपके बुक में भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है पॉसिबल फिजिकल आउटपुट का, जो मैंने आप लोग को बताया यूएस और जापान वाला. यहाँ पर वही चीज दिया हुआ है. केस 1 है जहां पर कंप्यूटर बनाने में कंप्यूटर यूएस जो है वो ज्यादा बना रहा है, यानी ज्यादा आउटपुट जो है वो बना रहा है, लोअर कॉस्ट में ज्यादा आउटपुट. ऑब्वियसली जब पैसा कम लगेगा तो आउटपुट आप इंक्रीज करो, एफिशिएंसी बढ़ रहा है. तो 20 कंप्यूटर बना रहा है यूएस, लेकिन जापान 10 ही बना पा रहा है उतने रिसोर्स में. और ऑटोमोबाइल यूएस जो है वो 10 बना रहा है और जापान 20 बना रहा है. तो कहीं ना कहीं जापान को ऑटोमोबाइल में बेनिफिट है और यूएस को लैपटॉप या कंप्यूटर बनाने में बेनिफिट है. ठीक है, यहाँ तक केस समझ आया एब्सोल्यूट. तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो यूएस को क्या एक्सपोर्ट करना चाहिए, लैपटॉप या कंप्यूटर, और जापान को क्या एक्सपोर्ट करना चाहिए, जापान को क्या एक्सपोर्ट करना चाहिए, ऑटोमोबाइल. ऑटोमोबाइल. वेरी गुड. तो इसको हम कहते हैं बेसिकली एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज. अब चलिए इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं. लिखवाया था लास्ट क्लास में मैंने, कुणाल? मैम एडम स्मिथ थ्योरी आपने लिखवाया था. हाँ, एडम स्मिथ थ्योरी वही है. एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज वही है. इसको थोड़ा सा लिख लो, इसको लिखो थोड़ा सा. एडम स्मिथ क्या बोलते हैं बेसिकली इस थ्योरी के बारे में, इसको लिख लो. एडम स्मिथ ने क्या कहा है, लिखा है whether the advantage, देखिए whether the advantage which one country have over another, यानी एक कंट्री को दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में जो भी एडवांटेज है, ठीक है, whether the advantage which one country have over another be natural or acquired, is in this respect of no consequence. मैम इज के बाद क्या बोले? is in this respect of no consequence. ठीक है, या तो आप नेचुरली प्रोडक्शन कर रहे हो, आपके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, चाहे कोई भी रीजन हो, लेकिन आपने अगर दूसरी कंट्री से बेटर प्रोडक्शन कर रहे हो, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, लो कॉस्ट में प्रोडक्शन हो रहा है, then you are basically in the beneficial stage or in the absolute advantage stage as comparison to the another country. ठीक है, as long, आगे लिखिए, as long as one country has those advantages and the other wants them, as long as one country have those advantages, यानी जिसके पास भी ये फायदा है, जिसके पास भी ये फायदा हो रहा है कि आप प्रोडक्शन जो कर रहे हैं लो कॉस्ट में कर रहे हैं, और ये फायदा दूसरे कंट्री को भी लेना है, यानी कि and the other wants them, it will always be more advantageous, as it will always be more advantageous. ठीक है, तो ये हमेशा आपके लिए एक बेनिफिशियल रहेगा कि मान लो जापान प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा लो कॉस्ट में, तो उसको तो ऑब्वियसली इंपोर्ट करवाना है ना अपने यहाँ पर, कंप्यूटर लैपटॉप तो कराना है, बिकॉज दैट इज द यूजफुल टूल फॉर एवरीवन. सो इन दैट केस whom they are going to ask for it, they are going to ask US for import.
ठीक है, इंपोर्ट के लिए वो यूएस के पास जाएंगे और यूएस उनको इंपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट करेगा अपनी कंट्री से दूसरे कंट्री में। तो यहाँ इस कंसेप्ट को हम कहते हैं एडम स्मिथ एब्सोल्यूट एडवांटेज कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, जो कंट्री बेसिकली यहाँ पर स्पेशलाइजेशन की बात हो रही है, व्हेन कंट्रीज स्पेशलाइज on the basis of absolute advantage in the case of cost production as comparison to the another country, then definitely they are able to do the international trade. अब मैंने आप लोग को एग्जाम्पल तो बता दिया है, फिर भी वही एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको कि मान लो कि दो कंट्री ए और बी है, दे प्रोड्यूस टू कॉमोडिटीज, दोनों एक्स और वाई दोनों बना रहे हैं, यानी कि दोनों लैपटॉप और आपका ऑटोमोबाइल बना रहे हैं। अब द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दीज कॉमोडिटी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ लेबर कितना इन्वॉल्व है, कितना कॉस्ट लग रहा है, इस हिसाब से आपने देखा। तो आपने देखा कि बेसिकली जो फर्स्ट वाला जो कंट्री है, ए कंट्री जो है वो एक्स प्रोडक्ट बनाने में ज्यादा एडवांटेजियस है और बी जो आपका कंट्री है वाई प्रोडक्ट बनाने में। या तो ये दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर ले प्रोडक्ट, यानी ऑटोमोबाइल के बदले लैपटॉप, या तो फिर एक को एक्सपोर्ट करे और एक को इम्पोर्ट करे। तो दैट इज द केस ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। समझ में आया स्वाति एंड कुणाल? कंसेप्ट क्लियर हो गया? यस मैम। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट लिखते हैं, दैट इज रिकार्डो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। रिकार्डो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। तो रिकार्डो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है? ये जो कंसेप्ट है कंपैरेटिव एडवांटेज का, ये एडम स्मिथ के द्वारा नहीं, डेविड रिकार्डो के द्वारा डेवलप किया गया है। और यहाँ पर ये कंसेप्ट बेसिकली इन्होंने वही कंपैरेटिव जो आपका एडवांटेज था ना, एब्सोल्यूट एडवांटेज, उसी को थोड़ा सा इलैबोरेटिव फॉर्म में प्रोवाइड किया है, यानी कि एब्सोल्यूट एडवांटेज ऑफ एडम स्मिथ is basically provided by David Ricardo in elaborated form। ठीक है, और इनके बारे में ये क्या बोलते हैं, रिकार्डो का व्यू क्या है, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। रिकार्डो का व्यू है कि द एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है, मान लीजिए कि यूएस है और जापान है, और यूएस एक्सपोर्टिंग कंट्री है जो दूसरे कंट्री जापान में भेज रहा है सामान। द एक्सपोर्टिंग कंट्री should look at the relative efficiency of production for both commodities and make one those goods it could produce most efficiently। अब यहाँ पर जो कंसेप्ट है ध्यान दीजिएगा, शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, देखिएगा। जो पहला वाला कंसेप्ट था, जो फर्स्ट कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट में क्या बातें बोली गई थी, मतलब जो एब्सोल्यूट एडवांटेज है कि मान लो कि यूएस है और जापान है, और यूएस जो है वो लैपटॉप बना रहा है बेटर, और जो मतलब लैपटॉप प्रोडक्शन कर रहा है 20 और जापान कर पा रहा है 10, और ऑटोमोबाइल में जो यूएस है वो प्रोडक्शन कर पा रहा है आपका 10 और जापान कर रहा है 20। तो यहाँ पर ये चीज को एक्सपोर्ट करना चाहिए यूएस को जापान को, और ये चीज को एक्सपोर्ट करना चाहिए जापान को यूएस को, और ये जो है चीज 10 जो ऑटोमोबाइल है यूएस को इंपोर्ट करवाना चाहिए किससे, बेसिकली जापान से, और जापान को इंपोर्ट करवाना चाहिए लैपटॉप। ये कंसेप्ट का एब्सोल्यूट एडवांटेज का कंसेप्ट था। अब रिकार्डो क्या बोलता है ये देखिएगा ध्यान से इसको। रिकार्डो कहता है कि आपने चाहे जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, मान लो कि यूएस और जापान का एग्जांपल फिर लेते हैं। यहाँ पर यूएस जो है वो टॉयज बना रहा है, यूएस जो है वो मशीनरी बना रहा है, और यूएस जो है वो ग्लास मटेरियल बना रहा है। यहाँ पर यूएस जो है ये 3 आइटम्स को बना रहा है, और इन तीनों आइटम में से जो भी प्रोडक्शन में आप इफिशिएंट हो, मान लो कि आपने ये वाले प्रोडक्शन यानी कि आप टॉयज बनाने में ज्यादा इफिशिएंट हो, तो आपको इसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, ना कि आपको इन दोनों प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहिए। यानी कि विद इन जो भी प्रोडक्शन आप कर रहे हो विद इन द कंट्री, जो भी प्रोडक्शन, अब यहाँ पर हम दूसरे कंट्री से कंपेयर नहीं करेंगे, हम खुद के कंट्री में अपने जो भी प्रोडक्शन करें, जो भी प्रोडक्ट, जितने भी वेराइटीज, उसमें कंपेयर करेंगे। जो भी हम बेटर तरीके से इफिशिएंट तरीके से प्रोडक्ट बना पा रहे हैं, उस प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, बेसिकली एक्सपोर्ट करना है दूसरे कंट्री। आई बात समझ में? यहाँ तक समझ आया कंसेप्ट कि in this concept of Ricardo's theory of comparative advantage, we have to compare the product या production within the country, that in which product we are much efficient, that product we need to export in the another country। अब रिकार्डो जो पहले एब्सोल्यूट एडवांटेज था वो दूसरे कंट्री से, पहले हम एब्सोल्यूट एडवांटेज देख रहे थे कि जापान से बनाने में हम ज्यादा सक्षम है ये प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करो बना करके। लेकिन यहाँ हम खुद के कंट्री में देखेंगे कि हम कौन से प्रोडक्ट को बनाने में ज्यादा बेटर हैं, उसी प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। आई बता क्लियर हुआ स्वाति एंड कुणाल? यस मैम।
तो यहाँ पर दो कंट्री है, ग्रीस एंड स्वीडन, टू कंट्रीज आर देयर, ग्रीस एंड स्वीडन, और जो ऑलिव्स और मार्टिनी ग्लासेस बना रहा है, दो टाइप के प्रोडक्ट बना रहा है, पहला बना रहा है ऑलिव्स और दूसरा बना रहा है मार्टिनी ग्लासेस, राइट। अब इन दिस कंसेप्ट जो ग्रीस है वो टोटल प्रोडक्ट जो है वो दो तीन प्रोडक्ट मिला करके कौन कौन से प्रोडक्ट बना रहा है, ग्रीस जो है वो ऑलिव का 100 यूनिट बना रहा है और मार्टिनी ग्लास जो है उसका ग्रीस बना रहा है 200 यूनिट। स्वीडन जो है ऑलिव का बना रहा है 600 यूनिट और मार्टिनी ग्लास का बना रहा है 300 यूनिट। तो इन दिस कंसेप्ट ग्रीस और स्वीडन जो है, अब ग्रीस को क्या चीज बेसिकली एक्सपोर्ट करना चाहिए, ग्रीस को क्या एक्सपोर्ट करना चाहिए, तुम लोग के पास एग्जाम्पल है इस चीज का, बुक है, जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ बुक, ठीक है। अब यहाँ पर दो कंट्री है, ठीक है, अब यहाँ पर दो कंट्री कौन कौन सा है, एक है ग्रीस और एक है स्वीडन, ठीक है। अब ग्रीस और स्वीडन दोनों कंट्री जो है, दोनों ही कंट्री प्रोडक्शन किस चीज का कर रहा है, ऑलिव्स का, ऑलिव्स, और एक है मार्टिनी ग्लासेस, इसको सिर्फ ग्लासेस ले लो, ठीक है। अब ऑलिव जो है वो ग्रीस जो है वो बना रहा है 100 यूनिट, ठीक है, और ग्लासेस कितना बना रहा है 200 यूनिट ग्रीस, और स्वीडन जो है वो 600 यूनिट बना रहा है ऑलिव, और जो 300 यूनिट बना रहा है वो ग्लासेस, 300 यूनिट्स दे आर मेकिंग ग्लासेस। अगर लॉजिकली देखिए तो ग्रीस जो है शुड बी प्रोड्यूसर ऑफ बोथ ऑलिव एंड मार्टिनी ग्लासेस, एंड स्वीडन जो है कंपैरेटिवली अगर हम स्वीडन से देखें तो स्वीडन जो है वो दोनों चीज में बेटर है, मतलब स्वीडन जो है प्रोडक्शन ग्लासेस में भी हायर है ग्रीस से। लेकिन यहाँ पर हम क्या चीज देखेंगे, देखो यहाँ पर कंसेप्ट क्या देखेंगे हम, कि जो ग्रीस है वो 100 ही यूनिट बना पा रहा है स्वीडन के कंपैरिजन में 600 यूनिट में, तो इसका मतलब कि ये चीज इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा ग्रीस को से, स्वीडन से। लेकिन मार्टिनी ग्लासेस जो है वो इसके कंपेयर में या ऑलिव के कंपेयर में ये ज्यादा बना रहा है, तो इसको हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए। और यहाँ ये दोनों कंट्री को अगर हम देखेंगे तो ये दोनों प्रोडक्ट के मामले में ग्रीस जो स्वीडन है वो ऑलिव को ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, तो ये एक्सपोर्ट करना चाहिए, और ये इसको ये प्रोडक्शन कम है तो ये चाहे तो इसको इंपोर्ट करा लेगा। देखो इसका एक बार फिर से मैं इसको समझाती हूँ आप लोगों को, कि जो ग्रीस है और स्वीडन है ये ऑलिव और ग्लास बना रहा है, दोनों बना रहा है, लेकिन ग्रीस जो है वो 100 यूनिट बना पा रहा है ऑलिव का, लेकिन स्वीडन जो है वो 600 यूनिट बना रहा है। ग्लास का ये 200 यूनिट बना रहा है और स्वीडन जो है वो 300 यूनिट बना रहा है। अगर हम सिर्फ नॉर्मल एब्सोल्यूट एडवांटेज का कंसेप्ट देखेंगे, एडम स्मिथ वाला पहले वाला, तो यहाँ पर स्वीडन को दोनों प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि देखो दोनों ज्यादा बना रहा है कंपैरेटिवली टू ग्रीस, दोनों प्रोडक्ट ज्यादा बना रहा है ना, दोनों में प्रोडक्शन ज्यादा हाई है, प्रोडक्शन दोनों में ज्यादा हाई है कंपैरेटिवली टू ग्रीस का। ऑलिव और जो ग्लास है दोनों में प्रोडक्शन हाई स्वीडन का है। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज का कंसेप्ट देखते हैं तो हमें ना ये भी एक्सपोर्ट करना चाहिए था, ये भी एक्सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन रिकार्डो थ्योरी ये बोलता है कि हमें ये देखना है कि जो हम दो प्रोडक्ट बना रहे हैं इन दोनों प्रोडक्ट में हम बेटर किस में है, तो ग्रीस इन दोनों प्रोडक्ट को कंपेयर करें तो बेटर बेचारा किसमें है, ग्लास बनाने में, और इसके दोनों प्रोडक्ट को अगर हम कंपेयर करें तो ये किसको बनाने में बेटर है, आपके ऑलिव को बनाने में। तो इसको ऑलिव को एक्सपोर्ट करना चाहिए, इसको जो है इसको ग्लास को एक्सपोर्ट करना चाहिए, और इसको ग्रीस को ये इंपोर्ट करना चाहिए, और स्वीडन को ग्लास इंपोर्ट करना चाहिए। यानी अपने ही प्रोडक्ट में पहले कंपेयर करने की बात कौन बोल रहा है, आपका रिकार्डो। रिकार्डो कह रहा है कि पहले अपने प्रोडक्ट को ही कंपेयर करो कि आप दो प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें से कौन सा प्रोडक्ट बनाने में आप ज्यादा स्पेशलाइज हो, किसमें आप ज्यादा बेहतर हो या बेटर हो, उस प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट करो, और बाकी जो दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में आप इफिशिएंट नहीं हो उसको